ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट एपीआईज। तो अब सोचो, हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, ठीक है, और हमारे पास क्लाइंट भी है। बट हाउ विल दे कम्युनिकेट, राइट? आई मीन, इस सर्विस को अगर इस सर्विस पे कुछ डेटा भेजना है या फिर इससे कुछ डेटा इसको रिसीव करना है, तो वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे या फिर क्लाइंट कैसे कम्युनिकेट करेगा? द आंसर इज वाया एपीआई। तो एपीआई को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कहीं सोचो, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक है, और आपने कुछ ऑर्डर किया, और जो ऑर्डर है वो बन कहाँ रहा होगा आपका? जब ये फूड है आपका या कुछ भी है, किचन में होगा, राइट? तो किचन से आपके पास आपका ऑर्डर कैसे आएगा? वेटर लेके आएगा। तो सोचो, उस केस में वेटर आपका एपीआई हो गया। सिमिलरली यहाँ पे जब डेटा एक सर्विस को सर्विस से चाहिए या फिर क्लाइंट को सर्विस से चाहिए, सर्वर से डेटा चाहिए, तो एपीआई वो डेटा उसको ला के देगा। तो वी कैन से विद एपीआईज वन सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम कैन टॉक टू अनदर विदाउट एक्सपोजिंग द इंटरनल्स। मतलब उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर्वर के इंटरनल्स मेरे क्या हैं। जो डेटा उसको चाहिए वो एपीआई के थ्रू उसको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं रियल लाइफ में, कहाँ कहाँ एपीआईज हमारी यूज़ होती हैं। आपने स्विगी या फिर जोमेटो पे देखा होगा, लेट से अगर आप सर्च करते हो कुछ भी, लेट से बर्गर आपने सर्च किया, तो जो ऐप आपकी है वो बैकग्राउंड में क्या कर रही होगी? वो कुछ एपीआईज को कॉल्स करेगी। जैसे मान लो एक एपीआई उसमें से होगी जिसमें कि वो बर्गर डालेगा, और जो भी उससे रिलेटेड रेस्टोरेंट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली जैसे आपने देखा होगा, आप लोग फ्लाइट बुक करते हो, राइट? फ्लाइट टिकट्स बुक करते हो या फिर ट्रेन टिकट्स करते हो। तो मान लीजिए आप मेक माई ट्रिप का यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको दिखा देगा कि जो भी फ्लाइट की टाइमिंग्स हैं, प्राइसेस हैं, एंड दोज डिटेल्स। तो एयरलाइन के पास वो सब डेटा होता है, तो एयरलाइंस जो है एक्सपोज करती है एपीआईज को, जिससे हमको डेटा मिलता है मेक माई ट्रिप के थ्रू। मेक माई ट्रिप के पास वो सब डेटा नहीं होता है, वो एयरलाइन की एपीआई से वो डेटा लेकर आता है, और ऐसे ही वो टिकट्स को बुक करता है। या आपने बहुत कॉमन एक ऐप देखी होगी, वेदर ऐप। तो जो वेदर ऐप्स हैं उनके पास खुद से कोई वे नहीं होता है कैलकुलेट करने का वेदर। वो कोई एक वेदर एपीआई को हिट करते हैं, मतलब कहीं और से कोई एक ऐसा कह लो प्रोवाइडर है, जैसे कि ओपन वेदर मैप, जो कि प्रोवाइड करता है वेदर डिटेल्स वाया वेदर एपीआई। तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे एग्जांपल्स थे, जो कि हम कह सकते हैं एपीआईज यहाँ यूज़ होती हैं। अब टाइप्स क्या रहते हैं हमारे एपीआईज के? रेस्ट होता है, ग्राफक्यूएल होता है, जीआरपीसी होता है, सोप होता है। सोप ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट दीज थ्री आर वेरी कॉमन। और इस वीडियो में हम लोग रेस्ट की बात करेंगे, और अपकमिंग वीडियोस में ग्राफक्यूएल और जीआरपीसी पढ़ लेंगे। तो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट रेस्ट एपीआईज। तो रेस्ट का मतलब यहाँ पे होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ये बेसिकली कोई प्रोटोकॉल या फिर लाइब्रेरी नहीं है, इसको हम बोल सकते हैं कि एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये एस या फिर एस का यूज़ करता है कम्युनिकेट करने के लिए हमारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में। इन सिंपल वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये यूज़ करता है वेब यूआरएल्स प्लस एस मेथड्स टू टॉक बिटवीन द सर्विसेज। अब उसका क्या मतलब है? अब ऐसा समझो कि पहले तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम वो समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमें पता होने चाहिए, तभी हमको रेस्ट अच्छे से समझ में आएगा। एक तो इसमें ये रहता है कि क्लाइंट सर्वर का सेपरेशन हो गया, कि क्लाइंट इट कैन बी योर फ्रंट एंड या फिर मोबाइल ऐप। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे स्विगी वाला ऐप एग्जांपल मैंने दिया, या कोई ब्राउज़र है मेरा फ्रंट एंड, और उसको सर्वर से कुछ डेटा चाहिए जो कि मेरा बैक एंड है, तो वो इंडिपेंडेंट है। ये हमारे क्लाइंट को कुछ ज़रूरत नहीं है जानने की सर्वर मेरा कैसे डेटा प्रोसेस कर रहा है, जो भी उसके इंटरनल्स हैं। ये बस डेटा को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर उसको दे देगा। स्टेटलेसनेस, इसका क्या मतलब है? हर एक एपीआई जो मेरी सर्वर के पास जा रही है वो इंडिपेंडेंट है। लेट्स से आपने 10 एपीआई रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, तो सर्वर को कोई मतलब नहीं है कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, वो हर एक रिक्वेस्ट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेगा, प्रीवियस का उसके पास कुछ भी वो रिमेंबर नहीं करेगा। और यूनिफॉर्म इंटरफेस, इससे क्या मतलब है? एपीआई का जो इंटरफेस रहता है वो कंसिस्टेंट लगता है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर हमको डेटा फैच करना है तो हमेशा गेट को यूज़ करेंगे, हमें डेटा क्रिएट करना है तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, और यही हमारे होते हैं एचटीटीपी मेथड्स। अपडेट करना है तो हम पुट का यूज़ करेंगे, या फिर पैच। अब इनमें क्या डिफरेंस आता है? पुट में हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी रिसोर्स अपडेट होती है। मान लो अगर मेरा यूज़र का डेटा है, तो पूरी यूज़र का जो भी मेरा टेबल में जो रो है वो पूरी अपडेट होगी। बट मान लो मेरा अगर पैच है, तो मुझे एक स्पेसिफिक फील्ड लगा करनी है, तो वही अपडेट होगा, पूरा अपडेट नहीं होगा। ये डिफरेंस रहता है मेरा पुट में और पैच में। अब बात कर लेते हैं डिलीट की। तो जो डिलीट मेरा होता है वो डेटा को रिमूव कर देता है, एज द नेम सजेस्ट।
अब आते हैं मेरे इसमें एक और चीज़ कि ये रिसोर्स बेस्ड यूआरएल्स होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि जो भी इसमें होगा मेरा रिसोर्स, रिसोर्स मतलब कि जिससे रिगार्डिंग हम डेटा फेच कर रहे हैं, लाइक यूज़र, या मान लो कोई व्हीकल है, जस्ट टेकिंग रैंडम एग्जांपल्स, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लो यूज़र्स का डेटा मुझे चाहिए, तो इस तरह से ऑपरेशन होगा उसका, गेट मेरा ऑपरेशन को मुझे डेटा चाहिए, स्लैश यूज़र्स मतलब कि जो भी मेरा यूआरएल रहेगा, उसके बाद स्लैश यूज़र्स स्लैश 123 मतलब कि आईडी। ठीक है, मैं पूरा भी डेमो दूंगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। इसका मतलब है अगर मुझे यूज़र फैच करना है विद आईडी तो वो इस तरह से लगेगा। मान लो मुझे पोस्ट करना है डेटा, ठीक है, मतलब कि पोस्ट ऑर्डर्स, तो उसमें क्या होगा कि वो क्रिएट करेगा न्यू ऑर्डर्स को, जैसे कि स्लैश ऑर्डर्स, मेरा पहले यूआरएल होगा, स्लैश देन ऑर्डर्स, देन क्रिएट न्यू ऑर्डर रहेगा। इसमें जनरली हम लोग जेसन और एक्सएमएल का यूज़ हो सकता है, बट मोस्ट पॉपुलर हम जेसन यूज़ करते हैं। बहुत लाइट वेट रहता है और इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है रीड करने में। इसमें एक और चीज़ ये होती है, मतलब जैसे एक स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैंने यूज़र्स लिखा, यूज़र नहीं लिखा, या फिर ऑर्डर्स लिखा। तो हम जनरली प्लूरल्स में यूज़ करते हैं जब रिसोर्सेज के नाम होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूज़र देन स्लैश आईडी। कर सकते हो, इट विल वर्क, बट जो स्टैंडर्ड हम लोग फॉलो करते हैं वो इस तरह से होता है कि जो भी मेरी एपीआईज होती हैं, लाइक यूज़र्स, ऑर्डर्स, इस तरह से हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ओके, अब डेटा तो तुमने रिक्वेस्ट कर लिया, राइट, बट डेटा उसको मिलेगा किस फॉर्म में, राइट। तो वो रहता है हमारा इस फॉर्म में, देखो हमें एक रिस्पॉन्स बॉडी हमारी होगी और साथ में स्टेटस कोड होगा। अब इनसे हमारा क्या मतलब है, चलो वो समझ लेते हैं। ओके, रिस्पॉन्स बॉडी और स्टेटस कोड को समझाने से पहले मैं एक और चीज़ समझाता हूँ आपको। हमारा लाइक पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि हमारा जो भी पाथ पैरामीटर रहता है, जैसे कि मान लो कुछ भी आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे यूज़र्स की है, तो हमने यहाँ पे स्लैश करके आईडी दी थी, राइट। मतलब हमने जो यूआरएल था उसके पाथ में ही दे दिया जो भी हमको रिसोर्स चाहिए था उसकी आईडी। इसी को हम लोग कहते हैं पाथ पैरामीटर, हमने पाथ में पैरामीटर दे दिया। अब क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, क्वेरी पैरामीटर रहता है कि आप यूआरएल में क्या करते हो, एक ऐसे क्वेश्चन मार्क लगाते हो, उसके बाद की वैल्यू पेयर्स देते हो। फॉर एग्जांपल इसका क्या रहता है, जैसे ये था हमारा यूज़र्स, ठीक है, और आपने क्या करा, एज दे दिया 25, सिटी दे दिया ये। तो इसका यूज़ होता है जनरली फ़िल्टर करने के लिए। मान लिया आपके पास 1000 यूज़र्स हैं, तो आपको सिर्फ वही यूज़र्स चाहिए जिनकी एज 25 है और सिटी दिल्ली है, तो फ़िल्टरिंग कर दिया आपने। सिमिलरली अगर आपको सॉर्ट करना है, ठीक है, कि जैसे सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर सॉर्ट विच फील्ड के थ्रू आपको करना है, सॉर्ट बाय एज करना है या सॉर्ट बाय सिटी करना है, तो उस टाइप की सॉर्टिंग में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। सर्च करना है, पेजिनेशन करना है, मल्टीपल पेजेस आपके अगर हैं, तो कौन से पेज पर आप चाह रहे हो डेटा जाना चाहिए, या फिर लाइक जैसे फर्स्ट पेज अपने डेटा ले लिया, मान लो एक पेज में 10 आइटम्स थे, टोटल 100 थे, तो 10 पेज हो गए, तो फिर आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो पेज दोगे नेक्स्ट, ऐसे ऐसे करके पेजनेशन में भी इसका यूज़ होता है। और ये हमारे की वैल्यू पेयर्स में होते हैं। इस तरह से हमने देखा, जैसे ए सिटी इज इक्वल टू दिल्ली आर क्वेरी पैरामीटर्स। नाउ बैक टू दैट पार्ट जो मैं बता रहा था, रेस्पॉन्स बॉडी। तो रेस्पॉन्स बॉडी हमारी कुछ इस तरह से दिखती है। मान लो आपने गेट यूजर्स किया बाय आईडी ऑफ कोर्स यहाँ पे, तो 123 उसकी आईडी थी। तो अब ये जेसन रेस्पॉन्स मैंने दिया है, जनरली हम लोग जेसन ही यूज़ करते हैं, मोस्ट पॉपुलर यही है। तो अब जेसन का मतलब मेरा होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कुछ ऑलमोस्ट ऐसा ही दिखता है, तो वहीं से ये आया है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारा, मैं पहले जेसन जेसन क्या वही बता देता हूँ इन शॉर्ट। इसमें भी हमारे काइंड ऑफ की वैल्यू पेयर्स होते हैं। इस ऑब्जेक्ट की फील्ड है आईडी, नेम, सिटी, और उसकी फिर वैल्यूज़ हैं, लाइक जैसे 123 इसकी वैल्यू थी, या फिर यानी कि एन एन दिल्ली, ये इसकी वैल्यूज़ हैं। ये पूरा मेरा जेसन ऑब्जेक्ट है, कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमें रेस्पॉन्स कुछ इस तरह से मिलेगा। या फिर इसमें कह सकते हो, अगर वो अगेन वही हम वेटर वाला एग्जाम्पल लें, तो वेटर हमारा एपीआई हो गया, और जो डेटा वो लेकर आया वहाँ से सर्वर से, वो मेरा हो गया फूड बेसिकली, विच इज़ दिस, ये हमारा फूड है। ओके, अब स्टेटस कोड मेरे क्या होते हैं, ऐसा समझो कि ये बेसिकली एक नंबर है जो कि मेरा एचटीटीपी रेस्पॉन्स में रहता है, जो मुझे ये बताता है कि रिक्वेस्ट मेरी वर्क करी या फिर फेल हो गई, उससे रिलेटेड चीज़ें मुझे बताता है।
अब मोस्ट कॉमन जो मेरे यूज़ होते हैं वो ये है, मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर 200 आया मतलब कि मेरा जो जो भी मैंने रिक्वेस्ट किया है डेटा या फिर जो ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया है वो सक्सेसफुल रहा, ओके रहा। और 201 क्रिएटेड है, इसका मतलब क्या है कि हमने नए रिसोर्स को हमने क्रिएट कर दिया, तब मेरा 201 रहेगा। सिमिलरली मेरा 400 है तो उसका मतलब बैड रिक्वेस्ट, इसका मतलब होता है कि जो मेरे क्लाइंट साइड के एरर्स है। ऐसा समझो कि जो भी मेरे क्लाइंट साइड के एरर्स आते हैं वो मेरे 400 में रहेंगे, लाइक 401, 400, 404। एंड जो और भी होते हैं क्लाइंट साइड वाले, और जो भी सर्वर वाले होंगे वो सारे 500 में होते हैं, 500, 501 एंड सो ऑन। तो सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखो 400 वाले मेरे क्लाइंट साइड के होते हैं, 500 वाले मेरे सर्वर साइड के होते हैं। और ये जो मैंने कॉमन मेंशन कर रखे हैं, लाइक जैसे अगर अनऑथराइज्ड है मेरा यूज़र तो मेरा 401 आएगा। या जो रिसोर्स वो रिक्वेस्ट कर रहा है मान लो वो है ही नहीं तो उसको मिली ही नहीं, 404 आ गया। जैसे मान लो मैंने गेट यूज़र बाय आईडी किया और उस आईडी का यूज़र है ही नहीं, तो डेट मीन्स नॉट फाउंड हो गया वो। तो ये मेरा होता है स्टेटस कोड। अब चलो हम एक बार अच्छे से इसका डेमो देख लेते हैं। तो मैं प्रॉपरली जो भी मेरी एपीआईज है वो कॉल करके दिखाता हूँ तुम्हें। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक यूज़र्स की एपीआई प्रिपेयर की है, मतलब लोकली ही मैंने डेवलप की है। एक सिंपल सी एपीआई है जिसमें बेसिक मेरे जो ऑपरेशन है मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, और लोकली ही मेरे लैपटॉप पर वो चल रही है। तो उसका ही मेरा लोकल का मेरा यूआरएल रहेगा। देखो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे मेरी चल रही है। तो मैं आपको बेसिक डेमो के लिए रेस्ट एपीआई जो सारी उनको कॉल करके दिखा दूंगा, जो भी बेसिक फंक्शनलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेट यूज़र्स। ठीक है, यानी कि जो भी यूज़र्स हैं उनकी लिस्ट दे दो। तो मैं क्या करूँगा इसमें, मैंने सेंड किया, कॉल किया। अब देखो मेरा यहाँ से डेटा मिल गया। तो ये इस तरह से मेरा जेसन का डेटा मिल गया। यहाँ पे मेटा डेटा मतलब पहले कितने मेरे टोटल डेटा है, कौन सा पेज है, लिमिट एंड ऑल। लिमिट मतलब इस पेज में कितने रिकॉर्ड्स मेरे होंगे। अब देखो ये डेटा मेरा आ गया, इसकी आईडी मेरी है, नेम है, ईमेल है, और एक दो फील्ड मैंने ले लिए यहाँ पे। इस तरह से गेट एपीआई काम करती है मेरी। अब इसमें सोचो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मुझे फ़िल्टर लगाने, लेट्स से हम इसमें क्वेरी पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने लगा दिया, देखो क्वेश्चन मार्क और एक्टिव इक्वल टू ट्रू। मुझे सिर्फ वही ला दो डेटा, मतलब वही रिकॉर्ड्स ला के दो जो एक्टिव जिसमें ट्रू है। ठीक है, देखो अभी 5 थे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब कॉल करूँगा, देखो अब मेरे 3 आए, सिर्फ ट्रू वाले आए, फॉल्स वाले मेरे अब नहीं आए। ठीक है। सिमिलरली मान लो मुझे सॉर्ट करना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैंने सॉर्ट बाय नेम दे दिया यहाँ पे, इसका कोड बैकएंड में लिखा हुआ है, आप उस पर मत जाओ। एपीआई कैसे काम कर रही है, क्वेरी पैरामीटर का यूज़ क्या होता है, आप वो समझो। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे सॉर्ट बाय नेम कर दिया। देखो टोटल रिकॉर्ड्स मेरे आ गए। और यहाँ पे ये देखो फर्स्ट एलिस है, फिर बॉब है, फिर कह रहा है। इस तरह से मेरा गेट यूजर चल गया। अब देखो अगर यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज बाय द नेम, डिस्कस गेट यूजर्स बाय आईडी। ओके। अब आईडी से मुझे अगर यूज़र्स लेने हैं तो वो कैसे काम करेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे एक आईडी मेंशन कर रखी है, ठीक है, मैंने वहाँ से कॉपी कर ली थी। और अब मैं उसको कॉल करूँगा तो देखो उसने मुझे दे दिया यहाँ पे रेस्पॉन्स प्रॉपर, कि ये मेरा यूज़र था जिसका मुझे रेस्पॉन्स मिल गया। ये मेरा गेट यूज़र बाय आईडी हो गया। अब मुझे अगर यूज़र क्रिएट करना है तो क्रिएट मैं कैसे करूँगा, राइट। इसमें हमारा काम आता है रेस्पॉन्स बॉडी। रेस्पॉन्स बॉडी में क्या होता है, हम लोग उसको वो बॉडी देंगे, मतलब जो भी फील्ड्स होती हैं हमारी। आईडी हम नहीं देंगे, आईडी के बैकएंड का काम होता है जनरेट करना है इसमें। और इस डेटा के अकॉर्डिंग वो मेरा एक यूज़र बना देगा। ये तो पहले का मेरा टेस्ट करा हुआ है तो इग्नोर दिस वन, लेट मी जस्ट क्लियर। तो मान लीजिए मैं एक बनाता हूँ यहाँ पर टेस्ट यूज़र। ठीक है। और इसका मैंने कुछ एग्जाम्पल भी मान लो दे दिया, टेस्ट। ठीक है। नाउ दिस विल क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, दिस विल क्रिएट दिस यूज़र। देखो यूज़र क्रिएट हो गया, इसको आईडी असाइन हो गई। अब अगर मैं इस आईडी से फैच करूँगा यहाँ से अगेन गेट यूज़र बाय आईडी को, तो इसको मिलनी चाहिए ये। सी, मिल गया। अब अपडेट करेंगे तो क्या होगा, हम सेम यूज़र को कैसे करते हैं, अपडेट करते हैं। तो मैं इसकी आईडी कॉपी कर लेता हूँ। तो मुझे आईडी देनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे मैंने पाथ पैरामीटर में आईडी दी।
मुझे इस यूज़र को भाई मुझे अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या क्या पहले तो उसको ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। हाँ सॉरी, ऐसा करते हैं पूरे ऑब्जेक्ट पे अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, नेम मैंने ये लगा दिया, ईमेल मैंने ये कर दिया और मैंने कुछ रैंडम ऐसे डाल दिया। एक्टिव पे मैंने फॉल्स कर दिया। ये पूरा जो मेरा रहेगा उसको मेरा अपडेट कर देगा। हाँ देखो कर दिया, आईडी तो मेरी वही रहेगी ऑफ कोर्स। तो मैंने नेम को और ईमेल को, इन सब चीज़ों को मैंने अपडेट कर दिया। अब सोचो मुझे पार्शियल अपडेट अगर करना होता, मतलब मान लो मेरा अगर ये है यहाँ पर, और पार्शियल अपडेट से मेरा क्या मतलब है, मुझे मान लो किसी एक फील्ड को, लेट मी फर्स्ट कॉपी द आईडी। पैच का बेसिकली हम लोग एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। अगेन पैच पूरा ऑब्जेक्ट नहीं करता है अपडेट, सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड करता है। आईडी मैंने कॉपी कर ली। अब देखो ये मेरा एक्टिव अभी क्या था, मैं यहाँ पे फॉल्स था, चलो इसको ट्रू बनाते हैं। ठीक है, एक्टिव को मैंने ट्रू कर दिया। लेट्स अपडेट इट। देखो हो गया अपडेट, एक्टिव मेरा ट्रू हो गया। तो इस तरह से मेरा काम करती है एपीआई। अब मान लो मुझे इसको डिलीट करना है। ठीक है, ओके, लेट्स डिलीट दिस। डन। अब अगर मैं गेट यूज़र आईडी करूँगा इस सेम आईडी पर जो अभी हमने क्रिएट किया है, इसको नहीं मिलना चाहिए, 404 आना चाहिए। सी, यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि हमने डिलीट कर दिया। तो यही था हमारा एक क्या कह सकते हो बेसिक सा डेमो रेस्ट एपीआईज का, कैसे इसके बेसिक ऑपरेशंस काम करते हैं। तो सो आई होप आपको डेमो अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं कि हमें रेस्ट एपीआईज कब यूज़ करनी चाहिए। राइट, हमने इसे समझ लिया क्या होती है, बट कब हमें यूज़ करनी चाहिए। अगर हमारे पास कभी भी ऐसा क्लाइंट सर्वर टाइप की ऐप्स हैं, मतलब जैसे मोबाइल ऐप है और बैकएंड से कम्युनिकेशन करना है, तब यूज़ कर सकते हो। जैसे स्विगी करती है, मान लो अगर यहाँ पे गेट करने के लिए रेस्टोरेंट को दिल्ली के सिटी में। ठीक है, और या फिर अब कोई नॉर्मल वेब एप्लीकेशन से मेरा फ्रंट एंड है, मेरा किसी भी रिएक्ट के एंगुलर में, और बैक एंड कॉल्स उसको करनी है। बैक एंड मेरा नोड में हो सकता है, जेंगो में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो रेस्ट है मेरा, वो बहुत क्लीन वे देगा फ्रंट एंड को फैच करने का और अपडेट करने का डेटा बैक एंड से। अब पब्लिक एपीआईज मान लो कि आपको पब्लिक एपीआईज एक्सपोज करनी है, मतलब आप चाहते हो कि जो थर्ड पार्टी डेवलपर्स हैं वो आपकी सर्विस को यूज़ करें। तो आप एक्सपोज कर दोगे अपनी एपीआई, जैसे स्ट्राइप की रहती हैं पेमेंट्स की, गूगल मैप्स की एपीआईज होती हैं, ट्विटर की होती हैं, या जैसे वेदर एपीआई हमने देखा था। तो रेस्ट हमारा बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है, बहुत अच्छे सपोर्ट है इसका वाइडली वर्ल्ड में। माइक्रो सर्विसेज से उनको कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो भी बहुत अच्छे से इसकी हेल्प से वो कर सकती हैं। जैसे मान लो कि ऑर्डर है, ऑर्डर सर्विस पर ही इन्वेंट्री सर्विस से कॉल कर सकती है, ऐसे गेट इन्वेंट्री बाय आईडी, समथिंग लाइक दैट। बेसिक CRUD ऑपरेशन जो होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, उन सब के लिए परफेक्टली फिट बैठता है। हमने डेमो भी अभी किया था। अगर आप ऐसे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो तो जो स्टैंडर्ड एच टी टी पी मेथड्स होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं इसमें। अब बात करते हैं व्हेन नॉट टू यूज़ रेस्ट, और अगर जहाँ पर रेस्ट यूज़ नहीं करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे। अगर मुझे रियल टाइम कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब जैसे जस्ट अभी द मोमेंट जब कुछ हो रहा है उस टाइम पर रियल टाइम मुझे अपडेट्स चाहिए, जैसे कि चैट ऐप्स मेरी हो गई या फिर लाइव अपडेट्स मेरी होते हैं, उस केस में ये अच्छे से काम नहीं करेंगी। बेटर रहेगा हम लोग वेब सॉकेट्स यूज़ करें, या कह लो जीआरपीसी यूज़ करें। ठीक है, जीआरपीसी की वीडियो बनाऊंगा आगे, वेब सॉकेट्स की भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू अगर कहीं भी मेंशन करता है ओवर फैचिंग हो रहा है या फिर अंडर फैचिंग हो रहा है, उसको सॉल्व करना है, या ऐसा कोई भी हिंट कर देता है इंटरव्यू में, तो वो हिंट कर रहा है ग्राफ क्यूएल की तरफ। इसका क्या मतलब है, सोचो कि तो रेस्ट में क्या रहता है, उसका फिक्स है कि अगर मैंने कहा गेट यूज़र, चाहे यूज़र में 10 या 1000 फील्ड क्यों ना हो, वो सारे के सारे रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्लाइंट मे गेट टू मच और टू लिटिल डेटा। इसका क्या मतलब है, मतलब मान लो मुझे मुझे क्लाइंट जो मेरा यूज़र है, मुझे उसकी सिर्फ 10 में से 2 फील्ड चाहिए, बट यूज सिर्फ उसी का है। मतलब ऐसा समझ लो ना कि जो मेरा ब्राउज़र है उसको तो मेरी चाहिए 5, मोबाइल ऐप में मुझे सिर्फ 2 ही चाहिए, लाइक नेम या फिर फोटो। तो दोनों ही केस में रेस्ट मेरा 10 के 10 फील्ड रिटर्न करेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही फील्ड्स ले सकें। राइट, तो बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास आ रहा है। और ग्राफक्यूएल में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ग्राफक्यूएल में जितना डेटा हमें चाहिए उतना ही मिल जाता है। कैसे है वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अम, चलो इसको हम आगे ग्राफिकल वाली वीडियो में समझेंगे, इसमें ज़्यादा डीप में भी नहीं जाते हैं।
तो आप समझो कि एक तरह से अगर ओवर फैचिंग या फिर अंडर फैचिंग मेरी हो रही है, अंडर फैचिंग से इसका मतलब ये है कि आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो एक यूज़र है मेरा, एपीआई मेरी यूज़र की पोस्ट है जो वो पोस्ट करता है मान लो इंस्टाग्राम पे। अब मुझे चाहिए कि ये यूज़र, उसकी कुछ बेसिक डिटेल और कौन कौन सी पोस्ट वो करता है। तो रेस्ट के केस में मेरा क्या होगा, मुझे पहले यूज़र वाली एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, फिर उस यूज़र की पोस्ट वाली एपीआई कॉल करनी पड़ेगी, मतलब अंडर फैचिंग हो रही है, राइट। इसलिए मुझे मल्टीपल एपीआई कॉल करनी पड़ रही हैं। पर ग्राफक्यूल के केस में वो दोनों एक ही एपीआई में हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में उसको बताऊंगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे रेस्ट की जगह हम ग्राफक्यूल यूज़ करेंगे। हाई परफॉर्मेंस सर्विस टू सर्विस, अब जो सर्विसेज मेरी होती हैं उनको अगर आपस में मान लो एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना है और हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए, तो उस केस में ये अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि जो रेस्ट मेरा होता है वो टेक्स्ट बेस्ड होता है, मतलब जेसन बेस्ड होता है। तो जो वेरी हाई परफॉर्मेंस सिस्टम होते हैं वहाँ पे ये स्लो काम करेगा। बट जीआरपीसी जो होता है मेरा वो बाइनरी में डेटा ट्रांसफर करता है, तो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू टेक्स्ट बेस्ड। तो वहाँ पे हम जीआरपीसी यूज़ करेंगे। तो ये केसेस थे जहाँ पे हमें रेस्ट नहीं यूज़ करना चाहिए और बाकी जो उसके अल्टरनेटिव्स हैं वो यूज़ करना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए अगर आप चाहते हो सिस्टम डिज़ाइन को सीखना। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और तब तक के लिए चलते हैं। बाय, कीप लर्निंग।